मधुबनी के इस देवभूमि कहा जाता है बिहार का मधुबनी। जैसे हम लोग पूरे भारत का देवभूमि कहते हैं कहाँ, हरिद्वार को, उसी तरह बिहार की देवभूमि मधुबनी कहलाता है। मतलब ज्ञान भूमि है। यहाँ एक से एक विद्वान पैदा लिए हैं। उस ऐतिहासिक धरती पर आपके इस विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी सम्मेलन के 7वें अधिवेशन के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई रामचंद्र शर्मा जी, मिश्री लाल शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में इसी जिले की और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्रीमती शीला मंडल जी, आप अभी जिनकी भाषण सुन रहे थे, इसी जिले के नेता पूर्व एमएलसी आदरणीय सुमन महासेठ जी, और इस मंच पर उपस्थित जिनकी अभी पीड़ा और दर्द शब्दों में नहीं बल्कि उनके आत्मा से समझी जा सकती थी, भाई राम भरोस शर्मा जी, जिनकी अभी हम भाषण कुछ देर पहले सुने थे, ज्ञानेश्वर शर्मा जी जो अध्यक्ष भी हैं, रामचंद्र शर्मा जी, डॉक्टर हेम नारायण विश्वकर्मा जी नहीं आ पाए हैं, वो राम सेवक शर्मा जी, मिश्री लाल जी एवं उपस्थित मधुबनी एवं इसके आसपास जिलों से आए हुए प्रतिनिधिगण। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अक्सर कहा करते थे हर सम्मेलनों में, हर मीटिंग में, उसी पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है से खोवत है, जो जागत है से पावत है। ये मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मुखारबिंद से कितनी बार सुना। समस्तीपुर के भाई शिवपूजन जी जानते होंगे, हर सभाओं में इस तरह की बात कहते थे। ऐसे कविता का अर्थ और दर्द दोनों बतलाते भी थे। वही स्थिति आज है। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं आपके इस समाज को, बढ़ई समाज को। धन्यवाद किस लिए कि आज जाने अनजाने में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जातीय गणना करा दी, और जातीय जब गणना कराई तो जो अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची है उसमें से मात्र 1 दर्जन जातियां हैं, मात्र 1 दर्जन, 12 से 13वां भी नहीं, जिनकी आबादी 1% से अधिक है। 3% से आबादी किसी अति पिछड़ी जाति की है नहीं, 3 के नीचे सब है। और 1 से अधिक वाली जातियां जितनी है वो है मात्र 12। उस 12 में से 3 जातियां मुसलमान की भी है। वो अंसारी कहते हैं, दुनिया कहते हैं, राइन कहते हैं, ये 3 जातियां वो मुसलमान की है। अब बाकी 9 हिंदू की जातियां जिसकी 1% से आबादी अधिक है। उस 1% से अधिक आबादी वाली जातियों में से एक बढ़ई समाज भी है। हमारा समाज भी, हम भी अति पिछड़ा से, कहार चंद्रवंशी रामानी जो कहते हैं आप इधर, और मैडम बैठी हुई हैं धानुक समाज, और अभी हमारे डॉक्टर उमा शंकर जी, इनका मैं नाम नहीं लिया, क्षमा करेंगे, ये हमारे अति पिछड़ा समाज के चिंतक हैं, और उनकी भी आबादी मिला। तो कई ऐसी जातियां हैं जो मैंने बताया कि मात्र 9 जातियां हैं जिनकी आबादी 1% से अधिक है। इस मामले में हम भाग्यशाली हैं। इस सर्वे के पहले बिहार के लोगों को पता नहीं था कि यह जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं इसकी आबादी कितनी है सचमुच में। क्योंकि सेंसस हुआ था अंग्रेज के जमाने में 1931 में, और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1935 में, 34 में। उसके बाद जाति आधार पर गणना नहीं हुआ। उसके कई कारण है, उस कारणों पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उतने वर्षों के बाद पहली बार बिहार सरकार ने एक मोटा मोटी, उससे
जाति गणना पर आप सवाल उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जाति आंकड़े आए, 5 वर्ग उसमें है। पहला वर्ग है अति पिछड़ा, जिसकी आबादी अभी उस किताब के पन्नों में जो है वो है 36.01, 36.01%। लेकिन उसमें से तांती ततमा समाज का छूट गया था, क्योंकि उस समय जिस समय किताब प्रकाशित हुई उस समय वह शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में, अनुसूचित जाति श्रेणी में था। तो अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वह भी आ गया अति पिछड़ा में। तो अब आबादी 2% के लगभग बढ़ा करके करेंगे तो 36 और 2 38 हो गया। 38% नहीं, 8% आबादी आज भी उस किताब के पन्नों में अनआइडेंटिफाइड है, मतलब उसका सर्वे नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि कई घरों में ताले बंद थे, लोग नहीं मिले, कोई बाहर मजदूरी करने गया हुआ है, कोई प्रदेश गया हुआ है। तो उस 8% में से कम 4%, 5% आबादी मैं समझता हूं जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसके मुताबिक अति पिछड़ों की है। तो आप सोच लीजिए 42-43% आबादी वाला अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा समूह है। और पिछड़े वर्ग में लगभग 26 जातियां हैं। उनकी आबादी कितनी है? 27%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब की आंकड़े को मैं बता रहा हूं आपसे। 27%। दूसरा वर्ग जो 35 वर्षों से सत्ता के कुर्सी पर आसीन है, 15 वर्ष लालू राबड़ी जी का और 20 बार अब नीतीश जी का होने जा रहा है। ये 27% जातियां, जिसमें से भाई सुमन महासेठ जी भी आते हैं। लेकिन आजकल ये लोग भी अब कहते हैं कि हमको भी अति पिछड़ा में कर दिया जाए। इन्हीं के समीर महासेठ जी ने आवेदन भी, निवेदन दिया है विधानसभा में कि हमको किया जाए। उधर से सोनार लोग भी दिए हैं, उधर और कई जातियां ये लोग अभी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि मुझे भी उसी में डाल दिया जाए। तो दूसरा वर्ग हुआ पिछड़ा वर्ग। तीसरा वर्ग शेड्यूल कास्ट, उसको भी 15% के आसपास आबादी आज है, जब ततमा को हटा देते हैं तो इसे 17 था। और चौथा वर्ग है अल्पसंख्यक का, उसको भी 15-16%। उसकी गणना तो हमेशा 10 साल पर होती है सेंसस। अब पांचवा जो है सवर्ण, उसकी आबादी कितनी है? 10.4, 10 माने 10.5%। यह 5 वर्ग है इस बिहार की सरजमी पर। सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा और सबसे ज्यादा हाशिए पर, वह चाहे विकास के मामले में, शिक्षा के मामले, धन के मामले में, राजनीतिक भागीदारी के मामले में, हर मामलों में सबसे पीछे आज कोई वर्ग है तो उस वर्ग का नाम है अति पिछड़ा। लेकिन जातीय गणना जब सामने आ गई तो कम से कम अब राजनीतिक दलों का यह दायित्व था कि उस लाइन पर, जब पहले नहीं था कोई आंकड़े, बेस लाइन नहीं था डाटा, तब आप इधर उधर कर रहे थे, चल रहा था, ठगी कर रहे थे आजादी के इतने वर्षों बाद भी। लेकिन आज जब सामने आ गए तो उस पर भी कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं यहाँ, अब मैं इनको बहुत अधिक नहीं इसलिए कह सकता कि हमारे मित्र शैलेंद्र मंडल जी इंजीनियर साहब की पत्नी भी हैं और दूसरी हमारे संवर्ग से हैं, अति पिछड़ा वर्ग की हैं। तो यह 2 कारण से मैं अधिक कड़वी बातें नहीं कह सकता इनसे। लेकिन हमारे दर्द को अपने दर्द से जोड़ ले तो कुछ समाधान तो निकल सकता है। आज आपके बीच में आए हुए हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं का समाधान इनके प्रयास से भी हो सकता है। आप कुछ समस्याओं का जड़ स्वयं आप हैं। आप बोलेंगे कैसे? आप जातियों में खंडित हैं, वर्ग में नहीं हैं। और 1952 की मैं बारे में बताऊं, जब पहला बार काका कालेलकर आयोग बना था तो उस समय जातियों की संख्या कितनी दर्शाई गई थी, कितने अंकित किए गए थे? मात्र 3000 के आसपास, 3000 कुछ जातियां थी। पहला बार काका कालेलकर आयोग बनी थी, जो 53 में रिपोर्ट दिया था, उसमें जातियों की संख्या कितनी थी? 3000। और 1977 में जब मंडल कमीशन बना
यहीं के बिहार के थे बीपी मंडल मधेपुरा के, तब मंडल कमीशन ने जातियों की सूची कितनी बनाई? लगभग 6000 के आसपास। तो यह जातियां कहां से भी आ गई भाई? कहां से इतनी बढ़ गई? कुछ साल पहले 3000, अब फिर हो गए 6000, उसके दुगना। तो इसके लिए दोषी कौन है? व्यवस्था है। आज जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, पहले नीतीश कुमार की जाति क्या थी? आप लोग में से कोई बताइए। मैं जब पढ़ता था 35 साल 34 40 साल पहले, तो नीतीश कुमार की जाति मानी जाती थी अवधिया, कुर्मी नहीं, अवधिया नाम सुने होंगे, जो कुर्मी का एक श्रेष्ठ सब कास्ट माना जाता था। लेकिन अब उसके साथ साथ और कई उपजातियां भी थी। लेकिन जब सत्ता में नीतीश कुमार जी रहे, तब देखे कि अवधिया की आबादी 0.012% है। अगर ये दर्शाएंगे हम आज की तारीख में, तो हमारी राजनीति कहां जाएगी? इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से कई, यहां तक कि धानुक को भी और कई जातियों को भी, समय कोचैसा, घमैला, समसवार, सब जो होता है, सब जातियों को जोड़ करके आज आबादी कुर्मी की कितनी है? लगभग 3%। तो यहां जातियों का क्या हुआ? केंद्रीकरण हो गया, और हमारे और आपके बीच में जातियों का भी केंद्रीकरण हो रहा है। आप छोटे छोटे कुड़ी में अब बनपर की अलग संख्या दर्शाई गई, मलाह की अलग, केवट की अलग, फलाना की अलग। अब बनपर यही दरभंगे जिले में खाली मिलते हैं, और उनकी संख्या मात्र 20,000 है। अब 20,000 में 3 बड़े नेता आज बिहार में हैं। 2 तो मंत्री के रूप में हैं, हरीश सहनी जी और मदन सहनी जी, और एक और नेता है मुकेश सहनी जी, ठीक बता रहे हैं। तो यह तीनों लोग बनपर जाति से आते हैं, जिनकी संख्या कितनी है बिहार में, जो दर्शाई गई है किताब के आंकड़े में, वो मात्र 20,000 के आसपास। तो 20,000 वाले ये बनपर, मलाह, चाय, तीवर, जितने ही लोग थे, ये सबको अगर एक कर दिया जाता, या पहले से भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था निषाद ग्रुप बना करके, तब आबादी कितनी अच्छी, जातियां कितनी घट जाती। लेकिन उस पर हम आप काम नहीं करते। अभी अत्याचार की बात राम भरोस भाई कह रहे थे, हम लोग ने तो कई बार से आंदोलन चला रहे हैं कि आप और हम सजग नहीं हैं। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो प्रोटेक्शन एक्ट है, अत्याचार निवारण कानून, वो पहले से संविधान में नहीं थी। ये राजीव गांधी जी की प्रयास से बनी थी। लेकिन वह कानून इतना उपयोगी है कि इस कानून में जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने थोड़ा सा संशोधन किया, और संशोधन भी अपेक्षित था, मैं अति पिछड़ा वर्ग के होने के नाते भी ये बात कह रहा हूं, जो शेड्यूल कास्ट में होंगे भाई वो बुरा नहीं मानेंगे। संशोधन अपेक्षित था इसलिए कि उस कानून का दुरुपयोग हो रहा था। थोड़ा सा उसमें संशोधन किया। संशोधन क्या किया कि यह कानून का जो आरोप लगाए जाएंगे उसका इन्वेस्टिगेशन होगा पहले 6 महीना 3 महीना में, और जब सही पाया जाएगा तब उसको कार्रवाई की गई जाएगी और केस दर्ज किया जाएगा, या जो दंड है उसका। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भाइयों ने पता भी नहीं चला किसके नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, लेकिन भारत की चक्का ठप कर दिया, और ठप करने के बाद अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी को पीछे झुकना पड़ा, और जो संशोधन किया था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट में, उसको खत्म किया, वापस लिए। लेकिन हम और आप 2015 में यही नीतीश बाबू के द्वारा काला कानून बना दिया गया अति पिछड़ों के लिए। अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को डाल दिया गया अति पिछड़ा में। उसका परिणाम आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए तेली, दांगी और चौरसिया को डाले हुए अति पिछड़ा में। पहले से भी कई जातियां आई हैं, लेकिन यह अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को डालने से क्या हुआ कि सारे आपके जो हित थे, अधिकार थे, आज कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी का रिजल्ट देख लीजिए। मैं अभी हाल ही में देख रहा था एक फॉरेस्ट विभाग में रेंजर का, उसमें देखा कि 9 या 10 गो पोस्ट है
अति पिछड़ा का, उसमें देख रहे हैं कि 9 गो तेली है, आइए वो है चंद्रवंशी। आप लोग को ध्यान नहीं जाता, पंचायती चुनाव का रिजल्ट 2-2 बार आ रहा है, देख लीजिए कि नगर निगम कितने हैं और मेयर का कितना पोस्ट है, जिला परिषद कितने हैं, 38 जिले हैं, 38 जिले में से 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद था अति पिछड़ों के लिए, अभी वर्तमान में बात कर रहा हूं। लेकिन 8 में से 7 जिला परिषद के अध्यक्ष पर कौन है? आसिम, यही जो 3 जाति की मैंने चर्चा की। और एक है भी सीतामढ़ी की, उनका नाम क्या है? शिवपूजन बाबू, माली समाज के हैं। जब मैं सीतामढ़ी गया था तो मैडम कहे कि जरा मेरे यहाँ चाय पीजिएगा। हम कहे कि रास्ते में होगा रोड पर तो चाय पी लेंगे। चाय पीने के क्रम में जो बताई, मेरा जमीन खिसक गया। मैं तो समझता था कि 8 में 1 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद अति पिछड़ों के पास है कम से कम। लेकिन जब मैडम ने कही कि मैं नाम का अध्यक्ष हूं, काम का यहाँ पर एक जादव जी हैं, जादव जी ने भूमिहार, और मेरे को सब कुछ पैसा दे करके सब खरीद करके खाली हम साइन करते हैं और बाकी बैठते हैं, आप गाड़ी पर आते जाते हैं, काम सब वो करते हैं। आप समझ लीजिए कि जो नीतीश बाबू की सरकार बनाने में अति पिछड़ों की महती भूमिका थी, वह नीतीश बाबू कैसा कानून ला दिए। इस पर हमने उनका विरोध किया और स्वयं उनसे एक बार नहीं, माननीय मंत्री महोदया के सामने भी मैं अपनी बात कह रहा हूं कि नीतीश बाबू से स्वयं मिलकर के कहा, और नीतीश बाबू दोनों हाथ जोड़ करके कहे कि रामबली जी मुझसे गलती हो गई है। एक बार नहीं 3 बार कहा उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई है। तब मैंने कहा कि ठीक है, इस बात को खत्म कीजिए, अब कम से कम गलती को करेक्शन कर लीजिए। तो कहे कि ठीक है, आप 10 दिन का हमको मोहलत दीजिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना? हमने कहा सब कुछ है मेरे पास, आप 2 बजे रात में ही बुलाएंगे तो मैं आऊंगा इस काम के लिए, इसको जितना जल्दी करेक्शन कर लीजिए। मैंने भी हाथ जोड़ कर उनसे कहा। उन्होंने 10 दिन 15 दिन का टाइम लिया। उसके बाद फिर हम मिले, तब उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी से मिल लीजिए। अशोक चौधरी से मिले तो अशोक चौधरी ने क्या कहा कि आपको बुर्बक बना रहे हैं नीतीश जी, आपसे अति पिछड़ा के बारे में हम अधिक जानेंगे कि हमारे पास आप आए। उनके पास विभाग भी उस समय था, RWD था। फिर तीसरा बार उनसे मिला तब वो कहते हैं कि अभी इतना क्यों बेचैन है रामबली जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन एक सच्चाई मैं बताना चाहता हूं कि जब हमसे उन्होंने वादा किया था, उस समय नीतीश कुमार जी ने इन 3 जातियों को तो नहीं, लेकिन तेली को हटाने के लिए उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ किया, और उसका मेरे पास प्रमाण भी है। पहले एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को कहा कि आप सर्वे करके हमको रिपोर्ट दो 1 सप्ताह में। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने करीब करीब 500 सर्वेयर बहाल कर लिया और एक बजट दिया। उस बजट को सरकार नहीं मीट कर पाई, 50 लाख का बजट था। तब क्या किया सरकार ने, आयोग के विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला के कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए। अब जो इसका चेयरमैन था नवीन कुमार आर्जा, उसको बैक डेट से साइन करा करके रिकमेंडेशन भी दिया गया। लेकिन फिर नीतीश कुमार कुंडली मार के बैठे रह गए। क्यों बैठे रह गए? कि भारतीय जनता पार्टी ने वापस लेने नहीं दिया। सच्चाई यह था, लेकिन नीतीश कुमार जी की हिम्मत नहीं है इस सच्चाई को अब कह सके। क्योंकि 2015 में यह कानून बना था नीतीश कुमार जी की वजह से, और आज नीतीश कुमार जी वापस लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है तेली समाज, इसलिए राजनीतिक कारणों से आज वापस नहीं हुआ। इस लड़ाई को लेकर के हम जमीन पर भी गए, न्यायालय में भी गए, और सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। इस डिमांड के अलावे मुझे अभी तक नहीं लगता है कि अति पिछड़ों को भलाई के लिए इससे बड़ा कोई और काम हो सकता होगा। आपका बहुत सारे डिमांड मैंने देखा, कुछ डिमांड जो है बिल्कुल जेन्युइन है, कुछ डिमांड आपकी पूरी भी हो गई है। लेकिन जो राजनीतिक भागीदारी की बात कहा आपने, अब बिहार में कितनी जातियां हैं? सब जाति को मिल सकता है भागीदारी? नहीं मिल सकता। लेकिन जब इकट्ठे रहेंगे हम लोग, तो हम लोग का 1 नंबर की कुर्सी भी हम लोग का छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी आपकी है
उतनी बड़ी आबादी को आज तलवार चाटने की जरूरत राजनीतिज्ञों की नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो भी अति पिछड़े वर्ग के नेता हैं, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, क्या यह बात नहीं समझते हैं कि तेली तमोली और दांगे के आने से क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन कोई दल नहीं कहता, कोई नेता नहीं कहता। एक अकेले रामबली सिंह कहते कहते आज पूर्व एमएलसी बन गया। मैं अभी 2026 तक था, मेरा टर्म खत्म नहीं हुआ था, लेकिन तेजस्वी ने बार बार फोन करके 20 बार फोन कहा कि या तो आप आंदोलन छोड़ दो या आप एमएलसी से हटने के लिए तैयार हो जाओ। उस कानून का दुरुपयोग करके मुझे हटा दिया गया, लेकिन हटाने का और हटने का आज तक मुझे मलाल नहीं है। मलाल क्यों नहीं है? कि मैं एक सही कौज के लिए लड़ रहा हूं। अभी चर्चा कर रहे थे हमारे पूर्व की वक्ता कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को 78 में आरक्षण लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, और अगर हमारे जैसे व्यक्ति को अगर सदस्यता की भी अगर कुर्सी गंवानी पड़े तो बहुत छोटी बात है। लेकिन दुखद बात यह है कि अति पिछड़े वर्ग के नेता आज इस समस्या को समझते नहीं, इस दर्द को समझते नहीं, इस बात को उठाते नहीं। अब जाकर के जनता दल यू पार्टी के भीतर भीतर जब चर्चा होने लगी, तब एक दिन हमारे नेता, इन्हीं के नेता ने हमको फोन किया कि नहीं, हम लोग समझ रहे हैं गलती हुई है, उसका करेक्शन हम लोग कर लेंगे चुनाव के पहले। लेकिन देखते हैं चुनाव के पहले हो जाए। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि अगर आज आप करेक्शन कर लेंगे तो कल मैं पूरे बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालूंगा, आपको बधाई देने के लिए। मैं कोई पार्टी में रहूं, पार्टी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मेरा है विषय, मेरा है संदर्भ, मेरा है समस्या। लेकिन आज तक अभी तक नहीं हुआ है। अब 2-4 महीने का समय है, मुझे अब उम्मीद कम रखता है कि वह वापस हो पाएगा। अब पता नहीं माननीय मंत्री जी इसको किस रूप में लेती हैं, लेकिन हृदय से तो ये बात मानती हैं कि नहीं गलत हुआ है, लेकिन ऊपर से नहीं कहेंगी, ऊपर से कहने में कठिनाई है। इसलिए मैं भी इस बात को समझता हूँ। लेकिन जो आपकी समस्या है, उस समस्याओं का समाधान माननीय मंत्री जी के द्वारा अगर कुछ हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, इसलिए कि आपको जो समस्या आपकी जाति का है वो सिर्फ बढ़ई और लोहार समाज की नहीं है। आप जितने भी आर्टिजन क्लास हैं, शिल्पकार जातियां हैं, वो चाहे बढ़ई हो, चाहे लोहार हो, चाहे कानू हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे और कोई जातियां हो, सब जातियों के साथ टेक्नोलॉजी, तकनीक और विज्ञान के जमाना आने से वह उनका रोजी रोटी जो था प्रभावित हुआ है। इस बात को, सच्चाई को मानना पड़ेगा। अब जितने बड़े पैमाने पर फर्नीचर की सप्लाई लोहा और प्लास्टिक से हो रहा है, क्या लकड़ी से उतना संभव है? नहीं संभव है। आप गरीब से गरीब घरों में जाएंगे तब प्लास्टिक की कुर्सियां 4 गो जरूर मिलेगी। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं तो देख लीजिए प्लास्टिक की कुर्सियां। तो इसको तकनीक और विज्ञान के कारण इसको नहीं बदल सकते, नहीं रोक सकते। इसी तरह से आर्टिजन क्लास के जातियों पर जो संकट गहरा रहा है, उसका उपाय था, लेकिन मुख्यमंत्री जी वह अस्थायी उपाय नहीं करना चाहते। आज बिहार का जमीन जो है मात्र 7-8 जातियों में है। 7-8 जातियां बिहार में है जिसके पास जमीन है, और सीलिंग से ज्यादा जमीन, 2-2.5 लाख एकड़ जमीन आज भी फाइलों के अंदर बंद है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग भी बैठाया था, बंदोपाध्याय आयोग। बंदोपाध्याय आयोग का रिपोर्ट भी आई, लेकिन मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं हुई बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग को लागू करने के लिए। अगर वह आयोग का रिपोर्ट लागू हो जाता तो आज बिहार में एक भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं होता, सबके पास कम से कम 5-6 डिसमिल से अधिक जमीन होते। लेकिन मुख्यमंत्री को डर था कि कुर्मीय हमको गोली मार देगा अगर भूमि सुधार कानून को लागू कर दिए तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वैसा व्यक्ति के इंतजार कर रहा है जो 1 घंटा में अपनी उस भूमि सुधार कानून का जो रिपोर्ट का आयोग का रिपोर्ट पड़ा हुआ है उसको लागू कर दे। मुचकुंद दुबे का समान शिक्षा प्रणाली आयोग का रिपोर्ट धूल फांक रहा है, उसको नहीं कर दिए। तो यह रोड और पुल पुलिया जो है और स्कूल और शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा में भी गुणवत्ता की बात नहीं है। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा था वह सरकारी विद्यालय था, बोरा लेके जाते थे,
लेकिन उन दिनों में उस विद्यालय की जो ये थी गुणवत्ता थी, आज के विद्यालयों में नहीं है। आज खिचड़ी में है, तो मिड डे मील में है, तो ये बिल बनाने में, वो बिल बनाने में है। तो शिक्षा की बात आप ड्रेस और मिड डे मील की बात कर लें, साइकिल की बात कर लें, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ करके कोई अब नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, बढ़िया नौकरी। तो इस तरह से शिक्षा का भी अवमूल्यन हुआ है। तो बाकी जितने तरह के ऑर्नामेंटेशनल काम आप करेंगे, उससे सरकार का भला, गरीबों का भला नहीं हो सकता। इसीलिए आपको इकट्ठे होकर के अति पिछड़ों की साथ जो है उसकी लड़ाई को आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और उस लड़ाई को जो हम लोग लड़ रहे हैं, शिवपूजन बाबू, राम भरोस बाबू, बाकी सब लोग आपके समाज के लोग जानते हैं, उस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। हम सब एक जाति है, एक वर्ग है। आप बढ़ई हो, चाहे कहार हो, चाहे मलाह हो, यह भेद नहीं कीजिए। जिस दिन बेटी रोटी का सवाल आप कर दीजिएगा, उस दिन आपकी सत्ता होगी, आपकी हुकूमत होगी और आपकी सारी समस्याएं जो है समाधान हो जाएगा। मैंने समय काफी ले लिया है, क्षमा करेंगे। हमारे मिश्री बाबू खड़े हो गए हैं, मुखिया जी, धन्यवाद।